पैसा अगर कमाना है तो सिर्फ खर्चे के लिए नहीं है। पैसा कमाने का एक टेक्निक होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है। फिर भी एक बंदा बहुत सक्सेसफुल होता है, दूसरा सक्सेसफुल नहीं होता। इसका मेन कारण है कि उसकी जो साइकोलॉजी है थॉट प्रोसेस वो डेवलप है, थॉट प्रोसेस। उस टाइम पे अगर सोच अच्छी नहीं है तो देयर इज एन एसेंशन, देयर इज अ ड्रॉप। लेकिन द रियल वैल्यू ऑफ द मनी इज गोइंग डाउन, राइट? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ईयर इन्फ्लेशन बाय एक बहुत ईयर। बड़ा फैक्टर इस पे। इन्फ्लेशन को इग्नोर कर ही नहीं सकते। इन्फ्लेशन इज अ कैश eating monster, and you completely go and round and round and round and round into that particular सोच, और वहां से बाहर निकल ही नहीं पाते। The more and more and more and more you start accumulating money, more and more materialistic things started attracting towards you। कार लेते हैं, बड़ा टीवी लेते हैं, ये लेते हैं, आईफोन लेते, दुनिया भर की चीज़ें, राइट? देन यू शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड कि वो जो फाइनेंशियल टाइमलाइन में ये पैसा कौन से पड़ाव के लिए करने की क्षमता रखते हैं। देन यू कैन हैव अ प्लेंटी ऑफ अदर पीपल्स मनी टू मेक मनी। अकाउंट में आगे तो भी डर जाएंगे। वो 5 करोड़ हैंडल करने की क्षमता ही माइंड में नहीं है ना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से अपने जो निर्णय है ना, वो हम लोग सही नहीं ले पाते। क्या आपके पास पैसा कमाने की अकल है? चौंक गए, गुस्सा हो गए। पर यदि मैं ये कहूँ कि क्या आपके पास पैसा कमाने का माइंडसेट है, तो आप सोच में पड़ जाओगे। आप सोचोगे कि मैं किस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। हम सबको कुदरत ने, ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन इस 24 घंटे का सदुपयोग करके कोई बन जाता है बिल गेट्स, कोई वॉरेन बफेट, कोई टाटा, कोई बिरला, कोई अडानी, कोई अंबानी। पर बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो महज दिन का 500 से 1000 रुपये तक नहीं कमा पाते। और बहुत लोग जिनके पास अचानक दौलत आ जाती है, उसे खर्च करके वो रातों रात भिखारी बन जाते हैं। और कुछ लोग तो हमेशा घाटे में ही रहते हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो क्या हम समय और भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? कहा यह भी जाता है कि एक इंसान को उसकी काबिलियत, उसकी योग्यता या उसकी औकात से ऊपर कुछ नहीं मिलता। तो क्या हम अपनी योग्यता बढ़ा नहीं सकते? और इसीलिए आज हमारे साथ है सुधीर खोत सर। ही इज़ अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल. ही इज़ ऑन अ मिशन टू एलिवेट financial literacy, and for that he is conducting financial fitness programs since 2006. He has been featured in Economics Times, Sakar, various radio programs, and he has been conducting sessions on financial fitness in prestigious colleges across India. तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। खुद सर, आज का आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे खास एपिसोड बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में। वेलकम टू आवर धन्यवाद। शो सर। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहला सवाल आपके लिए मेरा ये रहेगा कि हमने मेंटल फिटनेस के बारे में सुना है कि योगा करो, मेडिटेशन करो, या फिजिकल फिटनेस है आप जिम करो, एक्सरसाइज करो। एक फाइनेंशियल फिटनेस का जो फंडा, जो कंसेप्ट है, ये आपके दिमाग में कैसा है और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। फाइनेंशियल फिटनेस मीन्स साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस। इसका मतलब है कि आज तक आपने आपके जीवन में पैसे के बारे में जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, जो भी महसूस किया है, राइट, पैसे के बारे में, उसकी वजह से एक थॉट प्रोसेस बिल्ट हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस थॉट प्रोसेस का शिकार होते हैं। उससे क्या होता है कि वॉट एवर यू टेक डिसीजंस इन योर लाइफ आर कंप्लीटली 100% डिपेंडेंट अपॉन योर थॉट प्रोसेस। कितना भी पैसा बनाने की कोशिश करो, जब तक सोच अच्छी नहीं होगी, फाइनेंशियल फिटनेस यानी कि जो साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस अच्छी नहीं होगी, तब तक वो जो फाइनेंस का जो विस्तार है वो नहीं होगा। इसलिए ये है फाइनेंशियल फिटनेस। अच्छा, अभी ज़रूरी क्यों है? बिकॉज बचपन से लेकर आज तक हमने कई सारे नकारात्मक चीज़ें, पैसा, सक्सेस, यश, रिलेशनशिप, इसके बारे में यहाँ पे ठूस के भरा है, राइट? वी कॉल इट एज एन इफ्स एंड बट्स एंड किंतुस एंड परंतुस, लिटिल वॉइसेस, राइट? जी जी। एंड दिस लिटिल वॉइसेस गवर्न अस। तो कितना भी कुछ पढ़ाई करो, पीएचडी करो, जब तक ये अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल फिटनेस यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस तगड़ा नहीं है ना,
तब तक हम अगला वाला स्टेप नहीं पा सकते. दैट्स वाई फाइनेंशियल फिटनेस. वाओ. सर बच्चे आजकल मतलब 14-15 इयर्स के बच्चे या उनके लिए यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर मुझे पॉकेट मनी चाहिए, सेविंग, काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा है कि 12-13 साल से ही दे स्टार्ट इन लर्निंग एंड नोइंग अबाउट शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स. तो मुझे ये जानना था कि क्या ये सारा एजुकेशन जो फाइनेंस रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है, स्कूल से पहले घर से शुरू होना चाहिए और इसका सही एज क्या है? जब बच्चा बोलने लगेगा ना तब से एक्चुअली उसको पैसे हैंडल करने को मिलना चाहिए. अच्छा. ओ. बिकॉज पहले से हमको ये सिखाया गया है कि मनी इज जस्ट फॉर द कंजम्पशन. बिकॉज ऑफ द एंटायर एजुकेशन पैटर्न, ये कंजम्पशन पैटर्न का हम शिकार बन चुके हैं. एंड दैट्स वाई पैसा अगर कमाना है तो सिर्फ खर्चे के लिए नहीं है. पैसा कमाने का एक टेक्निक होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है. वो थॉट प्रोसेस बचपन से लेकर आज तक जैसे उसको समझ में आ जाए तब से उसको पैसे के बारे में सिखाना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 500 रुपये का नोट हैंडल कर लिया और उसने मान लीजिए गवा दिया, दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग लेसन फॉर हिम. बिल्कुल. अगर उसने गलती कर दी, उसने हिसाब किताब अच्छी तरह से नहीं किया, दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लेसन फॉर हिम. बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब पैसा बचपन में हैंडल नहीं कर पाते एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, हमको एक्चुअली करना होता है लेकिन वी डोंट डू इट बिकॉज आवर पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू डू इट. वो हमको कहते हैं कि नहीं, तो भी छोटा बच्चा है तो ये नहीं कर पाएगा, हिसाब किताब नहीं कर पाएगा, दुकानदार तुमको फंसा देगा, तुम्हें क्या समझता तुम्हें है? क्या समझता है, तो भी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने के बाद ही यशस्वी होगा. राइट. एंड बिकॉज ऑफ दिस इसका बहुत बड़ा डेंजर सिचुएशन है. आई कैन टेल यू ऑल एंड टेल टू ऑडियंस ऑल्सो. ये सोच लेके हम चलते हैं और जब पहली सैलरी आती है ना तो पहली सैलरी तो 15 दिन में खत्म हो जाती है और मैक्सिमम 3 हफ्ते में. ज्यादातर लोगों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जी जी. ज्यादातर सही लोगों सही. की. तो कई लोग अच्छे भी होते हैं. राइट. अब जो आखिरी के 7 दिन है ना, वो दूसरों से पैसे मांगते बिकॉज दे हैव अ कॉन्फिडेंस कि 1 तारीख को सैलरी आने वाली है. और यहीं पे फाइनेंशियल फ्रीडम का ड्रीम खत्म हो जाता है दोस्तों, और हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी जोन में जाते हैं बिकॉज हर बार आगे आने वाला पैसा हम पहला ही खर्चा कर देते हैं. एंड दैट्स अ मोस्ट डिजास्टरस पॉइंट. इसीलिए मैं बोलता हूँ जब 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 बच्चे को समझ में आ जाना कि अभी कुछ सिचुएशन है, दैट पॉइंट इन टाइम ऑनवर्ड्स ही मस्ट फोकस कि पैसा चीज़ क्या है. उसका डर नहीं लगना चाहिए. वो थोड़ी ना ऐसा पावरफुल चीज़ है. इट्स जस्ट अ ट्रांजैक्शनल मोड. राइट. जी बिल्कुल. जब भी उसको समझ में आ जाए तब से उसको पैसा हैंडल करने को देना चाहिए. दैट्स ऑल. Whatever little amount is possible. Whatever little amount is possible. देखो क्या होता है कि अगर मान लीजिए 500 रुपये उसने गवा दिए तो शायद हमको स्कैरसिटी फील हो जाता है, यार 500 रुपये चले गए. लेकिन उसके लिए वो जीवन भर का लेसन है. एंड दैट whenever he start earning, that will be a most important thought in his mind कि I should handle my money हैंडल very मनी properly. केयरफुली. बिल्कुल Yes. बिल्कुल. Right. सर भी आपने पहले इसमें फाइनेंशियल फिटनेस इज साइकोलॉजी ऑफ मनी ऐसा आपने कहा था कि, लेकिन इस साइकोलॉजी ऑफ मनी से मैं क्या समझूँ, ये फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हम लोग बात करते हैं अक्सर, तो साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या है? यानी देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी ये एजुकेशन है. जी. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लिटरेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जरिया है. जी. साइकोलॉजी क्या है? अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है लेकिन उस डिसीजन के प्रति आपने पहले कुछ न कुछ नकारात्मक चीज़ें अपने जीवन में पा ली है, राइट, देयर इज अ थॉट हियर इन बिल्ट इन योर माइंड विच इज़ नॉट फोर्सिंग यू टू टेक अ डिसीजन. लेट मी क्लैरिफाई. हर एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है. जी. लेकिन बचपन से लेकर आज तक हमको ये सिखाया गया है कि नौकरी अच्छी है, सेफ है, तो पीपल आर नॉट एबल टू टेक दैट जंप टुवर्ड्स बिजनेस. राइट. अब लाइक फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसने जैसे इमीडिएटली चालू कर दिया अपना, ही स्टार्टेड अर्निंग मनी, और जैसे पैसा कमाना चालू कर दे उसके बाद ही किसी ने बोला कि यार तू स्टॉक मार्केट में निवेश कर ले एंड इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट. अब जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, कुछ तो कुछ हो गया, बिना पढ़ाई इन्वेस्टमेंट किया था, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम लॉस होता है.
जब लॉस होता है देयर इज अ स्कार इन योर माइंड विच स्टेज स्टॉक मार्केट इज नॉट गुड. सो दैट इज अ साइकोलॉजी. अच्छा. साइकोलॉजी के यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, इंटरेस्ट, कंपाउंड, ये कुछ नहीं होता. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट. मेरे घर में मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, आजू बाजू के लोग पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं वैसे मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, राइट. बिकॉज व्हेन आई केम ऑन दिस अर्थ आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक हियर. आई कंप्लीटली टुक अप व्हाटएवर इज गिवन बाय माय पेरेंट्स और टीचर्स और भाई बहन जितने भी सारे लोग. बिल्कुल बिल्कुल. वो मेरी साइकोलॉजी, मेरी थॉट प्रोसेस है, वो मेरी बिलीफ सिस्टम है. और कितना भी कुछ करने का प्रयास करे, ये बिलीफ सिस्टम हमको हमेशा कंट्रोल करती है. लेट मी गिव अगेन एग्जांपल. डॉक्टर्स, राइट. आप तो एमबीबीएस, एमडी, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हो. ऐसा देखा है आपने कि एक डॉक्टर बहुत सक्सेसफुल होता है, एक डॉक्टर एवरेज होता है, एक डॉक्टर बिल्कुल अच्छा सक्सेसफुल नहीं. देखा है आपने? 100%. वो क्यों होता है? ज्ञान तो सबका सेम ही है, बिल्कुल. हाँ. मार्केट सबको सेम ही है. ही इज ऑल्सो मोर इंटेलिजेंट, राइट. फिर भी एक बंदा बहुत सक्सेसफुल होता है, दूसरा सक्सेसफुल नहीं होता. इसका मेन कारण है कि उसकी जो साइकोलॉजी है थॉट वो प्रोसेस. डेवलप नहीं, थॉट प्रोसेस. जी. ये दुनिया का हर एक एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन थॉट प्रोसेस, योर माइंडसेट. इनफैक्ट मैं कहता हूँ सक्सेस के पीछे 95% थॉट प्रोसेस ही है. दिस इज बिलीफ सिस्टम and nothing to do with investment, nothing to do with what work you are doing, nothing to do with how much money you are making, nothing to do with how much hard work you are doing. सर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस यानी साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि करना चाहिए, साइकोलॉजी आपको चेंज करनी है. पर एग्जैक्टली साइकोलॉजी में चेंज करना क्या, ये राइट थॉट प्रोसेस है क्या जिससे मैं पैसा कमाने के बारे में या बचाने के बारे में सोच सकता और हूँ? सोच कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए? देखो, पैसा अगर बनाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमको हमेशा लगता है कि बचपन से लेकर आज तक हमको सिखाया गया, राइट. द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न, राइट. मोर हार्ड वर्क यू मेक, मेहनत करो, मेहनत करो, फल अच्छा मिलेगा. बहुत मेहनत करने से बहुत फल अच्छा मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. व्हाट आई फील इज कि बहुत मेहनत करने से सिर्फ रोजी रोटी मिलती है, वेल्थ क्रिएट नहीं होती. वाह, लेट सही मी बात. एक्सप्लेन यू दिस राइट नाउ. कोई भी एक बंदा काम करता है, राइट. एक ही कंपनी में दो इंजीनियर जाते हैं. एक डॉक्टर 1,000 रुपए चार्ज करता है, एक डॉक्टर 5,000 रुपए चार्ज करता है, कोई 500 चार्ज करता है. नाउ देयर इज अ परसीव्ड वैल्यू ऑफ दैट डॉक्टर और परसीव्ड वैल्यू ऑफ दैट इंजीनियर. वो किस तरह से होती है? आप मार्केट प्लेस में क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है. सबको क्या लगता है कि जब मैं बहुत मेहनत करने से मुझे पैसे मिलेंगे. ऐसा नहीं होता. बिकॉज द मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर यू क्रिएट वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, मार्केट प्लेस में जितना आप वैल्यू क्रिएट करेंगे उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, राइट. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक्टर्स, राइट, और प्लेयर्स. अब एक नया प्लेयर है या फिर पुराना प्लेयर है, ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट क्रिएटिंग एनी वैल्यू टू द मार्केट प्लेस, राइट. बिल्कुल. लेकिन जो टॉप नॉच प्लेयर है, ही इज क्रिएटिंग मोर वैल्यू टू द मार्केट प्लेस. इसलिए कोई करोड़ रुपए का है, कोई 10 लाख रुपए का है. सो दोनों क्रिकेट ही खेल रहे हैं, राइट. दोनों डॉक्टर सर्विस ही कर रहे हैं. बट व्हाई वन इज पेड मोर? बिकॉज ही इज गिविंग मोर वैल्यू. अब वैल्यू कैसे देना है उसके ऊपर सोचना चाहिए हर एक व्यक्ति ने, ना कि मुझे पैसे बहुत कमाने हैं. आई कैन टेल यू, every person on this earth have a capacity to earn 10 times, 20 times of the money they are earning now. ओह, लेकिन सोच गलत होती है. मुझे क्या लगता है कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन ज्यादा काम करने से पैसे नहीं मिलते. पैसे मिलते हैं जब आप लोगों के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करें. द मोर यू क्रिएट वैल्यू इन पीपल्स लाइफ, मोर पीपल आर रेडी टू पे, बिकॉज उनको मालूम है कि मैं ये सर्विस लेने के बाद मेरे जीवन में बदलाव आने वाला है. एक इससे भी एक अच्छी लाइन भी पढ़ी थी मैंने शायद कि प्रूव योर सेल्फ एंड सेट योर प्राइस, द वर्ल्ड विल पे. यानी खुद हाँ, को आप that's okay. Prove your, that's a proving your price, right? What I feel is that कि अगर मान लीजिए आपके जीवन में क्या लगता है मैं वैल्यू क्रिएट करूं, वैल्यू क्रिएट करूं, तो वैल्यू के बदले में सामने वाला आदमी जज करता है, राइट. द मोर यू क्रिएट वैल्यू इन मार्केट प्लेस, मोर यू आर पेड.
तो अगर पैसा बहुत बनाना है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत कष्ट करूंगा, बहुत काम करूंगा, मेरी कंपनी मुझे सैलरी बढ़ा नहीं रही है, राइट, मार्केट प्लेस में बहुत टेंशन है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम है, ये वॉर की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो पीपल आर क्रिएटिंग वैल्यू एंड मेकिंग मोर मनी, राइट। कोई भी बंदा देख लीजिए जो आज अच्छा है, फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, उसके हर एक प्रोडक्ट में उसकी जो भी इंडस्ट्री, जो कोई भी इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री को वैल्यू देने के लिए सक्षम होता है। सो मोर यू क्रिएट वैल्यू, मैं हमेशा कहता हूं, राइट, पैसा चीज क्या है? सबको लगता है कि पैसा चीज है मोड ऑफ एक्सचेंज, पावर, गॉड, भगवान, सब कुछ, लग्जरी। लग्जरी, ऐसा होता है क्या? सोच में तो सर हाँ, सबके सब ऐसे ही ऐसे होता तो है। हाँ। सोचते तो ऐसे ही है सोचते सब। तो ऐसे ही है, यस, सबको पैसे कमाने, बराबर ना? बिल्कुल बिल्कुल सबको बिल्कुल। सबको। लेकिन ये भी तो समझना चाहिए कि पैसा चीज क्या है। अब जैसे ही मैं पैसा चीज क्या पूछता हूँ, लोगों को बोलता है यही लग्जरी, पावर, मोड ऑफ हाँ। एक्सचेंज, दुनिया भर की चीजें, राइट। लेकिन वो तो ये तो कंजम्पशन पैटर्न है ना। मैं ये कहता हूँ कि यार पैसा चीज क्या है, जब मैं बताता हूँ ना, तो उस टाइम पे लोगों को ये लगता है कि यार मुझे खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। हम्म। माइंडसेट में मुझे पैसा बनाना है, लेकिन सोच में एक्चुअल मेरी साइकोलॉजी कहती है कि पैसा मुझे खर्चा करने के लिए। अब होता क्या है कि रियलिटी में पैसा इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू टेक इन योर लाइफ। एकदम सिंपल सी चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब एक्शन कहाँ तक ले सकते हो? अब ज्ञान जितना है तब तक। ज्ञान कहाँ से आता है? फिर एजुकेशन से आता है। तो बचपन से लेकर आज तक हमको ये बताया गया कि तू बेटा जितना पढ़ेगा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा, राइट। लेकिन हमने तो देखा है कि बहुत सारे बैक बेंचर्स भी सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा वो भी बहुत वही बहुत लोग वही ही होता ज्यादा है। आगे चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका मोड अलग है। देखिए, अगर हाँ। पूरे बैक बेंचर्स को देखेंगे ना पूरे, हम्म तो सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते। कहीं कभी जाके देख लीजिए, सक्सेसफुल नहीं है ना बैक बेंचर, उसकी हालत क्या है, बहुत बदतर है। बिकॉज ही इज निदर सक्सेसफुल, ही इज नॉट, वो एक लेवल के बाद ही नहीं है ना। द क्वेश्चन इज व्हाई द बैक बेंचर हु इज सक्सेसफुल, वो टेंशन, वो मेन है ना। बिकॉज बचपन से लेकर आज तक आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, आपकी क्लास का विद्यार्थी जो एवरेज स्टूडेंट था, मेडिकल का, राइट, एवरेज स्टूडेंट था, बैक बेंचर था, but he was in sports, he was in academy, he was in allocation competition, he was in मारामारी, he was everything. So सक्सेस के लिए इस दुनिया में जब हम लोग आते हैं ना, we come into this real world, right? When you complete education, we come into the real world. वहाँ पे तुम्हारी डिग्री कोई नहीं पूछता। नहीं पूछता, बिल्कुल। लोग पूछते हैं आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, स्किल, हाउ डू यू टेक डिसीजंस, जब आप फेल होते हो तो उठते कैसे हो, हाउ डू यू रिकूप व्हेन यू हैव अ ह्यूज विन। बिकॉज वो भी तो डेंजरस चीज है, राइट। बिकॉज अगर उस टाइम पे मानसिकता नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे आ गए, बहुत ज्यादा सक्सेस मिला, उस टाइम पे अगर सोच अच्छी नहीं है तो देयर इज एन एसेंशन, देयर इज अ ड्रॉप, और वो ड्रॉप लोग सह नहीं कर पाते, एंड देन अगेन दे कम टू कंप्लीटली माइंड डिस्ट्रेस। सो हाउ यू हैंडल द रियल सिचुएशन इन लाइफ दैट मेक्स यू मोर सक्सेसफुल, विच इज अ पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट, जैसे वो डायलॉग फेमस था, कौन सी थी फिल्म, 3 इडियट्स, कि एक्सेलेंस के पीछे दौड़ो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। ऐसा एक्सलेंस आएगा जब पर्सनल डेवलपमेंट होगा। आएगा, सोच बदल जाएगी, जी। एंड दैट इज व्हाट विच इज नीडेड, राइट। लेकिन दुनिया में क्या है, लोगों को इमीडिएट पैसा चाहिए। लोग पैसे ही नहीं देते सर, धंधा ही नहीं है, बहुत कमाता हूं लेकिन पैसे टिकते ही नहीं है। और टिकते नहीं बिकॉज वो मेरी सोच में नहीं ना। अगर आज अगर 1 लाख कमाते हो, अगले साल से 3 लाख कमाने लगोगे, सोच वैसे ही रहेगी, तो खर्चा तो होने ही वाला है। तो चलो मैं ठीक है आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, राइट, इनकम, एक्सपेंसेस, असेट, लायबिलिटीज, ये 4 चीजें आपके हिसाब से विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम? इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटीज, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है? कहाँ पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए? एक्सपेंसेस राइट, एक्सपेंसेस पे देना चाहिए, लेकिन 80-85% लोग कहाँ पे ध्यान देते हैं? इनकम पे। राइट, वो गलत है ना। गलत है। वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारे पास आज है उसी को मैनेज कैसे। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। और ये तभी अच्छा होता है जब आपकी पैसे की सोच, साइकोलॉजी ऑफ मनी अच्छी होती है। उसी में वो अच्छा एक शब्द है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। अगर आप बचाते भी हो या कम खर्चा करते हो, तो इज एज गुड एज आपकी इनकम उस पर बढ़ रही है।
करेक्ट है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से देखेंगे. मनी सेव्ड इज मनी अर्न. ठीक है, इसे एक क्लॉज सक्सेसफुल होता है. कौन सा? अच्छा. कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि मनी सेव्ड यानी कि मैं सोचता हूँ कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग. सेविंग्स. हाँ. अच्छा. लेकिन आपने क्या बोला? मनी सेव्ड इज मनी अर्न. क्या होता है? इनकम माइनस से मैं डिसाइड करता हूँ 10% में बाजू में रखूंगा, बाजू में रखो. हाँ. इज इक्वल टू एक्सपेंस. बचा हुआ मैं एक्सपेंसेस कर लूंगा. परफेक्ट है. लेकिन सिर्फ पैसा सेव करने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती. नहीं होगा. बिल्कुल. अगर आपने पैसा सेव कर दिया, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, 5% मिला, इन्फ्लेशन 8% है, तो योर मनी इज डी ग्रोइंग एवरी ईयर. साइकोलॉजिकली मुझे लगता है हाँ मेरा एफडी में पैसा है, 5% से ग्रो हो रहा है, लेकिन द रियल वैल्यू ऑफ द मनी इज गोइंग डाउन. राइट, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ईयर इन्फ्लेशन बाय एक बहुत ईयर. बड़ा फैक्टर उसमें. इन्फ्लेशन को इग्नोर कर ही नहीं सकते. इन्फ्लेशन इज अ कैश ईटिंग मॉन्स्टर. अच्छा. मैं तो क्लियर कट बहुत बढ़िया आपने लाइन कही, कैश ईटिंग मॉन्स्टर. इट्स अ कैश ईटिंग मॉन्स्टर. पैसे की वैल्यू को खाने वाला सबसे बड़ा राक्षस जो अपने हाथ में है नहीं. वो अपने हाथ में ही नहीं. तो हमारी सोच इस राक्षस से ऊपर रिटर्न्स कैसे पाए वो सोचना बहुत बहुत जरूरी है. लेकिन साइकोलॉजी अगेन क्या कहती है? हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं कमाती हूँ, कमाता हूँ, मेरा हस्बैंड देखता है, मेरी वाइफ देखती है, मेरे पापा देखते हैं. अरे 1 महीना काम करने के बाद जब तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास आते हैं और आप किसी और के पास पैसे देते हो कि जाके तुम मेरे बारे में मेरे बिहाफ पे निवेश करो. अब वो कहाँ पे निवेश कर रहा है? आपके टाइमलाइन में बैठता है कि नहीं बैठता है? आपके कौन से पड़ाव के लिए वो पैसा इस्तेमाल होने वाला है? व्हेन यू डोंट नो अबाउट इट, यू गो इनटू एन एंजाइटी. व्हेन यू गो इनटू एन एंजाइटी, यू हैव अ मेंटल प्रेशर. व्हेन यू हैव मेंटल प्रेशर, आपकी सोच बंद हो जाती है. देन यू गो इनटू एन फाइनेंशियल स्ट्रेस. देन अगेन वो गो इनटू मेंटल प्रेशर. ये साइकिल खत्म ही नहीं होता. And you completely go and round and round and round and round into that particular सोच, और वहां से बाहर निकल ही नहीं पाते. बिल्कुल, एक साइकिल सी बन जाती है, उसमें हम लोग विशियस साइकिल. विशियस साइकिल बन जाती है. उसमें अटक जाते So it's all about the cycle. Nothing to do with investment. हैं. Nothing to do with how much money you're making right now. मैंने जीवन में 4000 से भी ज्यादा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किए, 10,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन किया, क्या कोचिंग बात. किया है, लाखों लोगों के मैंने फ्री सेशन सही. दिए हैं. राइट. हर वक्त यही प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग एक लेवल के बाद वो सोचते ही नहीं है. उनको हमेशा पैसा बनाना है. दे एवरीबडी वांट टू मेक मोर मनी. लेकिन उसका बेसिक पीछे का साइंस क्या है कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है. बट एवरीबडी इज मटेरियलिस्टिक. सबको लगता ही नहीं यार मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे. ऐसा नहीं होता. जैसे हम लोग हमारे फील्ड में कहते हैं कि लोग आते हैं वेट लॉस करना है, मुझे ये डाइट करना है, वो एक्सरसाइज, लेकिन पहले वो माइंडसेट बिल्ड करना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. इट इज फॉर इधर मेरे हेल्थ के लिए कर रहा हूँ या किसी को दिखाने के लिए करना है. ये जब तक माइंडसेट बिल्ड नहीं होता तो नो डाइट इन दिस वर्ल्ड इज सस्टेनेबल. सो ये शायद एवरीथिंग इज माइंडसेट. यस एग्जैक्टली. आपका टेक्निकल ज्ञान सिर्फ 5% काम में आता है. आई एम सॉरी टू से दिस बट एजुकेशन हमारा सिर्फ 5%. 95% इज थॉट प्रोसेस. और थॉट प्रोसेस कहाँ से आती है? हमारे आजू बाजू के लोग बचपन से लेकर आज तक हम जहाँ देखते हैं, सीखते हैं, वही वो एक्सपीरियंसेस. राइट, एग्जैक्टली. वो फिर हमारे जीवन में सन बटसन किंतु जन परंतु तैयार करते हैं. सर भी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, टाइमलाइन. जी मैं सोच रहा था कि ये फाइनेंशियल टाइमलाइन ये कंसेप्ट क्या है और ये कैसे इस्तेमाल करना चाहिए. और मैं चलो ठीक है, मैं इसको आसान बताता हूँ. राइट, हम लोग पुणे में बैठे हैं अभी. राइट, अब हमने डिसाइड कर दिया कि कल सवेरे 10 बजे हमको दादर टीटी पहुंचना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी क्या एज अ ह्यूमन बीइंग हम पुणे में बैठे हैं. राइट, तो हमको मालूम है कि पुणे में मैं अभी NIBM रोड पे हूँ. राइट, तो मुझे हाईवे तक जाने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगेगा, फिर उधर से वो टाइम लगेगा. अभी अटल सेतु की वजह से थोड़ा जल्दी जा सकते. वी ऑल नो दिस जर्नी. राइट, उसके बाद क्या आने वाला है, किसके बाद क्या, हिंजवड़ी के बाद ये आने वाला है, उसके बाद फिर लोनावाला आएगा. वी ऑल नो ये पड़ाव है बीच बीच में. जी राइट, बिल्कुल. तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है NIBM रोड, एंड पॉइंट है हमारा दादर टीटी. राइट, दादर टीटी किंग सर्कल. वेरी स्पेसिफिक. हर एक के जीवन में वैसे ही है. ओनली देयर आर 2 ट्रूथ्स इन लाइफ, बर्थ, डेथ. डेथ. स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट. 2 है. बिल्कुल. तो अपना ये पड़ाव है.
पहले 15, 20, 25 साल तो अपने हाथ में होते ही नहीं, राइट? देन वी स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम 25. सो लेट्स बिगिन, दैट्स एन स्टार्टिंग पॉइंट. अब मेरी शादी नहीं हुई है अभी, राइट? तो मैं सिंगल हूँ, तो मेरे जीवन में कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू गेट रिड ऑफ माई एजुकेशन लोन, फर्स्ट पड़ाव, राइट? ओके, देन आई विल गेट माई मैरिड आफ्टर से 26, 27, 28, जो भी है आपके हिसाब से. फिर बच्चा हो गया, फिर उसका एजुकेशन, फिर बेटी होगी, उसके एजुकेशन, मैरिज, जो भी है. तो हमारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, डिजायर्स होते हैं. यू नीड टू प्लॉट दिस, राइट? ओके, ड्रीम विदाउट अ डेडलाइन इज अ प्रॉब्लम. ड्रीम विदाउट डेडलाइन इज अ प्रॉब्लम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमने डिसाइड कर दिया था कि हम 7 समिट्स करेंगे. वी डिड 3 समिट्स, राइट? वो उसके बाद कोविड आ गया कि नहीं हो गया. उस टाइम पे हम लोग ने डिसाइड किया था कि इस लाइन तक हम एवरेस्ट भी कर लेंगे. लेकिन वो डेडलाइन खत्म हो गई तो उसका इम्पैक्ट भी खत्म हो गया ना, कोविड की वजह से. हम चलो ठीक है अगले साल, फिर अभी तो अगले साल ही चल रहा है. सो वी हैव टू हैव दैट डेडलाइन. तो फाइनेंशियल टाइमलाइन क्या है, पर्सनल फाइनेंशियल टाइमलाइन क्या है, कि मैं आज कहाँ पे खड़ा हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर एज ना? 52. 52. मैं 52 पे हूँ, और 52 के से लेकर 80 तक मेरे जीवन में कौन कौन सी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, वो प्लॉट करना. अच्छा. यू क्लियरली प्लॉट इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल 30 साल का बेटा है, 30 साल का एक पर्सन है, कमाई करता है, फीमेल मेल जो भी है, राइट? then he or she has a daughter or son for example, and she or he is 4 years old, let's take example. तो एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से 18 साल के बाद जब वो 18 ईयर्स का होगा तब उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसे लगेंगे. तो बिल्कुल. ही हैज 14 ईयर्स, तो उसको रिटायरमेंट के लिए 30 साल है. तो 30 साल में क्या करना है? अब आज का 30,000 रुपए इन्फ्लेशन की वजह से कितना लगने वाला है, उसका तो हिसाब ही नहीं. वो नहीं, हिसाब ही नहीं. हिसाब होता ना, क्लियर कट होता है, एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल इफ यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स वेल, इफ यू हैव अ राइट माइंडसेट टू वर्क ऑन दोज फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स. अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अब बढ़ा के, साइकोलॉजी और लिटरेसी जब एक साथ आ जाते हैं तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आ जाता है. हाउ टू मैनेज द डेट, हाउ टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ये हमारा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, जो भी है, दैट्स अ फाइनेंशियल. हाउ यू टेक डिसीजंस अराउंड मनी, दैट्स अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके फिर आप आपके जीवन में जितने भी सारे पड़ाव है, पड़ाव के ऊपर काम कर सकते हो. और वो जो पड़ाव है, पड़ाव आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स अ फाइनेंशियल टाइमलाइन. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट का निर्णय हम लोग लेते हैं उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट मैं किस चीज के लिए कर रहा हूं. अच्छा. देन यू विल नॉट ब्रेक दैट. आमतौर पर क्या होता है, लोग निवेश करते हैं बट वो किसके लिए है डिफाइंड नहीं है. देन देयर आर लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. The more and more and more and more you start accumulating money, more and more materialistic things started attracting towards you. कार लेते हैं, बड़ा टीवी लेते हैं, ये लेते हैं, आईफोन लेते हैं, दुनिया भर की चीजें, राइट? देन यू शुड बी वेरी क्लियरली डिफाइंड कि वो जो फाइनेंशियल टाइमलाइन में ये पैसा कौन से पड़ाव के लिए है. अच्छा. व्हाट इज द फाइनेंशियल नीड आई एम गोइंग टू सैटिस्फाई विद दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस. एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है. कोई आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल savvy होने की ज़रूरत नहीं. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका जर्नी, दैट्स ऑल. दैट्स अ फाइनेंशियल टाइमलाइन व्हिच विल गिव यू अ क्लियर कट इंडिकेशन, डायरेक्शन, आप कौन सी दिशा में जा रहे हो, ये सही है कि गलत है, और चेंजेस क्या करने हैं. दैट्स अ फाइनेंशियल टाइमलाइन. और ये हर एक हिसाब से अलग होगा उसका, जो पैसा कमाने का कितना कमाता होगा और उसके नीड्स. आज तक मैंने 4,000 से भी ज़्यादा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की है, कस्टमाइज्ड. Wow. एक भी आज तक मुझे कॉमन फैक्टर नहीं मिला है. हर एक अलग ही बिकॉज होता है. हर एक अलग क्यों होता है, हर एक व्यक्ति अपने अपने फैमिली के इन्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा हो चुका है, बिल्कुल. राइट? तो उसकी सोच अलग है. अब 2 घर में भाई है, 2 भाई की सोच अलग होती है, राइट? एक बहुत सक्सेसफुल, एक एवरेज होता है. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन तुमने क्या लिया है. मैं हमेशा कहता हूँ, राइट, ये जो है ना, ये मेरा नंबर का चश्मा है, और एक चश्मा है इधर, सोच का चश्मा. आप कोई भी चीज को क्या एंगल से देखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. आपको ये अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज मेरी सोच वैसी है, राइट?
So financial success, relationships, every single point in this earth is on the basis of my chashma, right? नजरिया My glasses, नजरिया। मेरा नजरिया. बिल्कुल Yes. बिल्कुल। That's very important. वो कहाँ से आता है? Psychology. साइकोलॉजी। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात कही अभी। ये साइकोलॉजी से आता है. इसलिए फाइनेंशियल फिटनेस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस. यहाँ पे कोई निवेश नहीं, कोई लाइफ इंश्योरेंस, इक्विटी, कम्युनिटी रिलेशनशिप, कोई नहीं. मुझे एक चीज मालूम है कि अगर ये फाइनेंशियल सोच, साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस, फाइनेंशियल फिटनेस अगर किसी भी व्यक्ति ने तगड़ा कर दिया ना, आज किसी भी सिचुएशन में हो, वो 10 टाइम 100 टाइम्स इंप्रूव कर सकता है. ग्रेट ग्रेट। सर आपने अभी जो बात की कि एक घर में अगर 2 भाई है, एक एवरेज है और एक बहुत सक्सेसफुल है, अपनी सोच जो कैरी करते हैं, बहुत बार बच्चे अपने पेरेंट्स की सोच को देख के भी या तो उनको फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं. वो कहाँ तक सही गलत, क्योंकि पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को इतना फाइनेंशियल लिटरेसी, माइंडसेट, ये सोच शायद हो या ना भी हो, तो वो कहाँ तक कितना, किसने कितना % तक फॉलो करना चाहिए, कितना उसका असर होता है पहले की जनरेशन का अभी के जनरेशन के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पे. देखो, बच्चों के हाथ में तो होता ही नहीं है कि मैं फॉलो करूं कि ना करूं. उनको दिखता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. अब दूसरा, आप पिछला वाला जनरेशन, ये वाला जनरेशन, चलो ठीक है, मेरे जनरेशन की बात करते हैं हम लोग. और जब हम कॉलेज में थे तो फ़ोन भी नहीं थे, वो ट्रिंग ट्रिंग वाला फ़ोन था, हाँ. राइट. आई थिंक वी आर द सेम Yes. फेज, राइट. उसके बाद फिर 1996 में बड़े वाले मोबाइल आ गए, राइट. उसके पहले टीवी आ गया. तो हमारे शहर में तो टीवी भी नहीं था, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 85, सर राइट. बिल्कुल बिल्कुल। 83, 82, 83, 85 वेरी उस टाइम पे. अब ये जो अपनी जो पीढ़ी जो है ना, वी आर इन 50s Generation. and 50s to 60s, हाँ. we have seen lot of changes. आज कोई भी बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं होती है, उसके पास हाथ में फोन है, and he can use that smartphone much more better than any parents, right. तो उसके हाथ में कुछ नहीं है, बच्चों के हाथ में. कहाँ तक सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स. अब क्या है कि अगर एक व्यक्ति नॉन सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वैसे भी वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मीट्स को मीटअप करने के लिए इज स्ट्रगलिंग टू मीट हिज एंड गोल्स, राइट, डेली. तो क्या सिखाएगा, राइट. तो बच्चा कहाँ तक सीखेगा ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं. लेकिन जो जानकार है, राइट, स्पेशली द एजुकेटेड पेरेंट्स, they should make sure कि the thought process about the kids is not negative. सिंपल चीज होती है, राइट. अबेंडेंस नाम की चीज होती है, राइट. अबेंडेंस के बारे में पहले खुद को क्या कहते हैं उसको, खुद को अबेंडेंस के प्रति मालूमात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, लॉट ऑफ थिंग्स. अबेंडेंस क्या है? बाजार में बहुत कुछ है. हमको क्या सिखाया गया है? बाजार में पैसा बहुत कम है. बिल्कुल. मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ. समुंदर देखा है, बहुत पानी है ना. अब समुंदर के पास आप जाएंगे, बोलेंगे कि यार पानी की स्कैरसिटी है, पानी नहीं है, तो आपको नहीं मिलेगा. बहुत डीप है, वहां तक मैं कैसे जाऊंगा, राइट. साइकोलॉजी, राइट. डूब तो नहीं जाऊंगा, जैसे साइकोलॉजी, पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, राइट. मैं छलांग ले लूंगा तो मेरा नुकसान तो नहीं होगा, साइकोलॉजी, राइट. अब आपने थोड़ी सी साइकोलॉजी बढ़ा दी और एक चम्मच लेके गया, समुद्र मना करेगा आपको? बिल्कुल नहीं. नहीं, बाल्टी लेके गया तो ही मना नहीं करेगा. doesn't एक matter. वैगन लेके गया क्या तो? फर्क पड़ता है? तो कहाँ पे, वेयर इज द प्रॉब्लम? वेयर इज द प्रॉब्लम? सोच. संकुचित वृत्ति. साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड ना संकुचित वृत्ति डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. अच्छा. सोच यानी कि मैं निर्णय कैसे लेता हूँ. ओके. कोई भी एक प्रॉब्लम आ गया तो उसको मैं हैंडल कैसे करता हूं, ये भी तो सोच है ना. अगर मुझे पैसे बनाने हैं तो लोगों को लगता है बहुत कष्ट करूंगा तो मुझे पैसे, ये भी तो सोच है. लेकिन
जब वैल्यू क्रिएट होगी तभी जाके पैसा मिलेगा. यू सी lot of examples these days because of internet, because of smartphones. People hardly 25, 23, 26, 27, 28, they are making crores of rupees because they have solved the market problem. Exactly. Understand this very carefully. Solved the market problem. और आप प्रॉब्लम इतना सॉल्व करेंगे और इतना प्रॉब्लम आप लाख लोगों का सॉल्व करेंगे. सब सोच की बात है. बिल्कुल बिल्कुल. So more you create value in marketplace, more you will make more money. Right? तो पहले हमने देखा कि सोच, राइट. अब ये सोच के बाद पैसा आने लगेगा. देन वी टॉक अबाउट टाइमलाइन. बराबर. टाइमलाइन है कि कहाँ पे क्या करना है. देन आ जाता है फिर इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल. फिर उसके बाद फिर सिस्टम बिल्ड हो जाती है. सर ये जो एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे कि ये एग्जाम्पल आई कैन रिलेट टू द बुक रिच डैड पुअर डैड. उसमें दिया कि उस जो ऑथर है उसके खुद के डैड वाज नॉट हैविंग दैट थॉट एंड उसके फ्रेंड के डैड के पास वो थॉट प्रोसेस देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग हिम. सो दिस इज वेरी रिलेटेबल. सो देखो, बच्चे जब क्वेश्चन जो है था हमारा कि बच्चे कहाँ तक फॉलो करें. बिकॉज आई नो रॉबर्ट कियोसाकी पर्सनली, बिकॉज आई एम गेटिंग ट्रेन्ड फ्रॉम हिम, राइट. ही इज माय गुरु. बिकॉज जब मैंने 2003 में ये किताब पढ़ी थी तब से लेके उनको गुरु माना था और मैं जाके मिल के भी आ चुका हूँ उनको. आई हैव मेट हिम पर्सनली, आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम पर्सनली. आई एम पार्ट ऑफ हिज कम्युनिटी, राइट. ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम हिम, ऑलवेज. कोई भी एक वीडियो आता है वो भी मुझे कुछ नया इंसाइट देके जाता है. उनका भी स्टोरी यह है कि पहले कई साल तक तो वो नौकरी में थे, राइट. ही वॉज वर्किंग इन अ एयरफोर्स, जो भी होता है. आई थिंक ही वॉज वो हेलीकॉप्टर चलाते थे, नेवल कुछ सी कैडेट्स ऐसा कुछ था, आई डोंट नो. बट ही वॉज वर्किंग देयर, वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट. व्हेन ही केम बैक, बचपन में उन्होंने उनके फ्रेंड के फादर को एक लैंड खरीदते हुए देखा था. और जब वो 15-20 साल के बाद वापस आ गया ना, तो आने के बाद उसने बोला कि वो तो वहाँ पे एकदम लाल महल बड़ा सा होटल बन चुका है. देन ही गॉट एन आइडिया, देन ही स्टार्टेड. अगर रॉबर्ट कियोसाकी को देख लीजिए, मेरा पर्सनल मेंटर ब्लेयर सिंगर साहब को देख लीजिए, या फिर मैं मनी एंड यू का स्टूडेंट हूँ, मनी एंड यू का पूरा ज्ञान देख लीजिए. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मेक श्योर यू start developing your mindset. Exactly. Personal development is the crucial aspect of any success. Example लेते हैं, न्यूट्रिशनिज्म. मैम, एक व्यक्ति को अगर फिजिकली फिट बनना है तो क्या करना चाहिए उसको. तो मैं हमेशा मेरे वेबिनार्स में, सेमिनार्स में करता हूं, हाउ मेनी वांट टू गेट फिजिकली फिट, स्लिम, ट्रिप, एथलेटिक बॉडी. सब लोग हाथ ऊपर करते. उसके लिए करना क्या चाहिए? यू हैव टू स्टार्ट वर्कआउट. सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, 7 बजे के पहले खाना चाहिए, राइट. अवॉइड जंक फूड, अवॉइड ऑल दिस. ठीक है, ओके, सबको मालूम है. कितने लोग करते हैं? 20% भी लोग हाथ ऊपर नहीं करते. द क्वेश्चन इज, वी नो व्हाट टू डू, बट द प्रॉब्लम इज दैट mindset is not allowing us to do, because immediately we go into a comfort zone of whatever is there is already been there in the mind. और comfort zone को अगर तोड़ना है तो साइकोलॉजी तगड़ी होनी बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली. सर, अभी हमारी बात हुई थी कि जॉब उनका था और उन्होंने छोड़ के एक अलग सा बिजनेस चालू किया अभी. तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है, काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि एक जॉब करने वाला इंसान और एक बिजनेस माइंड वाला, एक एंटरप्रेन्योर, दोनों का एक थॉट प्रोसेस बहुत बार अलग होता है. जो मैंने भी शब्द इस्तेमाल किया था संकुचित, तो बहुत बार मैंने देखता हूँ कि जॉब करने वाले थोड़े से रिस्क लेने में कतराते हैं, जबकि एक बिजनेस माइंड वाला शख्स जो है तो रिस्क ले सकता है. तो ये दोनों की मेंटालिटी कैसे चेंज करें, और जो जॉब वाला है उससे कैसे थोड़ा सा मोर एग्रेसिव बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग जॉब ज़्यादा करते हैं, बिजनेस वाले कम है. तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ 10 to 6 कहीं कर रहा हूँ, मेरी आमदनी इतनी है, तो मैं ऐसी क्या चेंजेस मेरे थॉट प्रोसेस में लाऊं या क्या करूँ ताकि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ. शायद मैं इसका आंसर ना 2 अलग-अलग स्टाइल से दूंगा. मैं बिल्कुल नहीं मानता
कि जो जॉब करते हैं वो कम रिस्क लेते हैं। अच्छा। मैं इसको अलग दूसरा नजरिया देता हूँ। एक जॉब वाला है, उसको मालूम है कि अगर मैंने बिजनेस कर दिया तो मैं इतने करोड़ का टर्नओवर कर सकता हूं, राइट? बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट वो निर्णय लेने के लिए डरता है। अच्छा। तो एक जगह पे आप निर्णय लेकर, मैं रिस्क लेने की बात नहीं, निर्णय लेकर करोड़ों रुपए कमाने की, अपनी एक अलग एम्पायर बनाने की काबिलियत रखते हो, लेकिन यू आर रिस्किंग दैट एंटायर अमाउंट एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद अ मंथली, इनकम। रिस्क किधर ज्यादा है? राइट। हम लोग हमेशा जब भी माउंटेन में जाते हैं ना, माउंटेन में जाने के बाद वी ऑलवेज टेल यू लाइव किस्सा। बचपन में माय सन वाज 12 इयर्स ओल्ड, राइट? तो हम लोग स्टोक कांगरी चढ़ने के लिए गए थे। स्टोक कांगरी 20,185 फुट, 12 साल का था, वी वर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स। उसका 17 इयर्स एंड 165 डेज के पहले 7 समिट करना था, वो हमारा टारगेट था। लेकिन सब लोग बोलने लगे बच्चा है, रिस्क है, अगर करोगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला यार देखो, माउंटेन में रिस्क है ना, ये रोड पे रिस्क नहीं क्या? बराबर, सब रोड पे जगह ही भी है। अब वो परसों अहमदाबाद में जो लोग खाने के लिए अपने मेस में आए बैठे थे, उनको रिस्क नहीं था क्या? सो देयर इज ओनली वन थिंग रियल इन दिस लाइफ, इज लाइफ एंड डेथ। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव दैट पर्टिकुलर रिस्क। हमने रिस्क ले लिया, जाके आया, नाउ ही इज एशिया उस टाइम पे, अभी तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया होगा, एशिया का उस टाइम पे वो यंगेस्ट समिटर था। टू स्टोक कांगरी था। अच्छा। सी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट द सिचुएशन। अब क्या है कि लोग रिस्क क्यों नहीं लेते? बिकॉज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड वी आर एम्पावर्ड टू थिंक इन अ स्कैरसिटी मोड। स्कैरसिटी मोड, पैसा कम है, मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स इन लाइफ, अगर तुम पैसा नहीं बचाओगे तो कुछ नहीं होगा, सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, डोंट क्रिएट मोर एसेट्स, झगड़ा हो जाता है, ज़्यादा पैसे कमाने से लोग अपने ही लोगों में प्रॉब्लम आ जाती है, लॉट ऑफ नकारात्मक चीज़ें, लॉट ऑफ नकारात्मक चीज़ें। तो क्या है कि वो जो थॉट प्रोसेस उससे बाहर निकलते ही नहीं है। दे आर वेरी मच क्लियरली फोकस्ड ऑन द मंथली अर्निंग। तो इसीलिए उनको मालूम है कि उनका दायरा कितना है, मेरा लिमिटेशन क्या है ना। सो दे जस्ट कैन नॉट टेक अ डिसीजन टू थिंक एक्स्ट्रा देन वॉट एवर देयर दायरा इज ऑल अबाउट। ऑन द अदर हैंड देयर इज एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्यों बना? बिकॉज अगर आपने देखा होगा पहले से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज नॉट सुपर ग्रेट पर्सन, राइट? बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है वो, राइट? ही लव्स टेकिंग रिस्क बिकॉज वो फुटबॉल प्लेयर था, वो माउंटेनियर था, वो एनुअल सोशल फंक्शन में था। उसका पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि रिस्क लेने की काबिलियत और सोचने का तरीका वो पूरा अलग है। तो इसीलिए ही इज एबल टू टेक दैट पर्टिकुलर रिस्क। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन बेकार है। आई हैव सीन मेनी IITs हु आर डूइंग एक्सलेंट जॉब, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका, राइट? बट द मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफ वी कंसिडर, जिनका करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, उनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो वो भी तो उनकी क्लास में दे वर मोर ऑफ अ स्पोर्टी पर्सन, मोर ऑफ एन आउट गोइंग पर्सन, पर्सनल डेवलपमेंट अच्छी होती थी, जब भी कोई भाषण देना होता है तो वो ज़्यादा आगे आगे होते हैं, एनी काइंड ऑफ डिसीजन टेकिंग दे आर, बिकॉज जब दुनिया के रेस में चलेंगे ना, तब उस टाइम पे यही लगता है डिसीजन लेने की काबिलियत, और वही तो बहुत सारे लोग नहीं करते। दैट इज वाई इट्स नॉट दैट कि जॉब वाला रिस्क नहीं लेता, एक्चुअली ही इज रिस्किंग हिज एंटायर लाइफ, एंटायर काबिलियत, एंटायर पोटेंशियल टू जस्ट टू मेक श्योर ही इज देयर इन अ कंफर्ट जोन। तो कहते हैं ना कि 5 साल की रिस्क, 50 साल का कंफर्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोग करते ही नहीं। तो आप बताइए मुझे, कौन ज्यादा रिस्क लेता है? बिल्कुल सही बात है। एंटरप्रेन्योर ज्यादा रिस्क लेता है कि जॉब वाला ज्यादा रिस्क लेता है? राइट। राइट, सोचने वाली बात है ना। सोचने वाली बात है, बिल्कुल। लेकिन लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को लगता है कि नहीं, मैं घर पे बैठूंगा, मैं उतना ही काम करूंगा और मुझे डबल तनख्वाह चाहिए।
एक बांध देते कभी असेल हरी तर देईल खाटल्यावर आहे, असं कधी काय होत नसतं. मराठी में कहते हैं ना ऐसे. राईट. हिंदी में ऐसे ही कहते हैं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा. आप हिम्मत करो, जाओ, माइंडसेट छोड़ो तो भगवान आपकी खुद मदद करेगा. हाँ. See, it's all about the, इसीलिए मैं फाइनेंशियल एग्जैक्टली. कौन कैसे सोचता है वो बहुत ज्यादा निर्भर करता है आपकी सक्सेस पर. हाँ, इसीलिए फाइनेंशियल फिटनेस, ये भी टोकन, ये भी नाम क्यों आ गया? बिकॉज आई रियलाइज इज नथिंग टू डू विथ योर पोटेंशियल, इज नॉट, इज ऑलवेज टू डू अबाउट हम सोचते कैसे. सर, आपके एक सेशन में मैंने सुना था, आई हर्ड अबाउट ओपीएम, अदर पीपल्स मनी. तो बहुत सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेनर्स दूसरों के पैसे पे खुद का बिजनेस ग्रो करते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोन लेने से भी कतराते कि नहीं बाबा, लोन नहीं चाहिए, अपना अपना जो पैसा है उस पे करेंगे, क्यों लोन लेना. तो ये आप आज समझाइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. ये भी तो अगेन सोचिए ना. हाँ. राइट. पैसा दूसरों से नहीं लेना है, बैंक से नहीं लेना है. इसीलिए जब 40, 60, 70 तक पूरा जिंदगी काम करने के बाद लोगों का घर होता था. अभी ऐसे नहीं है. लॉट ऑफ लोन फैसिलिटीज अवेलेबल. अब बिजनेस करने का तरीका, अदर पीपल मनी की बात करते हैं ना, दैट व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, कि भले ही तुम्हारे पास पैसे हो, लेकिन एक लेवल के बाद मेरे पास जो पैसे उतने तो है नहीं ना कि मैं मेरी जितनी भी सारी थॉट प्रोसेस है, मेरा विजन है, वो विजन पूरा का पूरा मैं अप्लाई करूँ, इम्प्लीमेंट करूँ. एक लेवल के बाद मुझे पैसे चाहिए. अब अदर पीपल मनी, इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों से पैसे मांगना, वो भी तो एक पार्ट हो सकता है, बिल्कुल पर्सनल. लेकिन द लॉट ऑफ पीपल, द लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस वे हु कैन रेज मनी फॉर यू. राइट. बैंक्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट इक्विटी है. अब इसका ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज अगर आप खुद के पैसे के ऊपर सब कुछ करना चाहेंगे तो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया ना कि पूरी जिंदगी लगेगी अपना घर बनाने की. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब कहते हैं लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट. ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लान टू एग्जीक्यूट दैट मनी. ओपीएम can give you infinite returns. Let me explain this. अगर मान लीजिए आपने किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 करोड़ रुपए उधार लिया, 1 लाख रुपए लिया फॉर एग्जाम्पल, आसानी हो जाएगी. 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे 12% के हिसाब से साल में 12% यानी कि 12,000 रुपए ब्याज देना है. आई यूज दैट मनी फॉर 1 year. यूजिंग दैट 1 lakh rupees, I invested that 1 lakh rupees in my business. I churned that money. I rotated that money. And at the end of the year, I made 25%. Great. Business है ना? Business कभी 7-8% से काम नहीं चलता. 25% for example. तो मैंने तो मेरा खुद का पैसा लगाया नहीं. आपसे पैसे मैंने 1 लाख रुपए ले लिए, उसके वो 12% ब्याज भी आपको दे दिया. ऊपर से मैंने 13% कमाया. 13,000 रुपए कमाया. So what is my return on investment? 13,000 रुपए in percentage terms. 100%. 100%. लेकिन मेरी लागत क्या है? How much money I have invested? Nothing. Then खुद का तो कुछ नहीं लगा. खुद का तो कुछ नहीं लगा, फिर भी I earned 13,000 rupees. So what is my real rate of return? 13%. Return on investment. 13%. 100%. No. See 13,000. See percentage कैसे डिफाइन होता है? मैंने 1 लाख रुपए डाला, 13,000 रुपए मिल गया, तो कितना है? 13%. राइट. लेकिन मैंने कितना डाला? अरे 0 है. मैंने 0 डाला, फिर भी 13,000 रुपए कमाया, तो मेरा रिटर्न्स कितने हो गए? इनफाइनाइट रिटर्न. इनफाइनाइट. बराबर. अगर मेरे पैसे मैंने यूज नहीं किए, फिर भी अगर 13,000 रुपए कमाने की ताकत रखता हूं, दैट्स अ रियल पर्पस ऑफ people using other people's money to create a wealth. Everybody is happy. इस निसर्ग का एक नियम है, विन लूज गेम है ना, विन लूज गेम. कोई जीतता है, कोई हारता है. बिग जीरो सम गेम. बिग जीरो सम गेम. वो सिर्फ स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है. यहाँ पे क्या है? यू विन बिकॉज आपने 1 लाख रुपए निवेश कर दिया, आपको 12,000 मिल गए. आई विन बिकॉज 1 लाख रुपए के ऊपर मैंने 13,000 रुपए कमाए.
1 लाख रुपए जिस चीज के लिए मैंने इस्तेमाल किए और जहां पे मार्केट प्लेस में उसकी वैल्यू क्रिएट हो गई और इस बंदे ने उस प्रोडक्ट को यूज कर दिया, वो सेटिस्फाई हो गया, ही ऑल्सो विंस। एग्जैक्टली। तो इसमें हारा कौन? कोई नहीं, कोई नहीं है। विन विन जब विन सिचुएशन। विन 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 बराबर सिचुएशन है। हम अपने जीवन में करने की क्षमता रखते हैं, देन यू कैन हैव अ प्लेंटी ऑफ अदर पीपल्स मनी टू मेक मनी। मैं हमेशा कहता हूँ ह्यूज मनी लाइंग आउटसाइड इन द मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। समंदर है, देखने की अपनी काबिलियत है क्या? अपनी सोच वहां तक जाती है जाती क्या? है क्या? अब सोच के बारे में देखेंगे तो कितने सारे लोग हैं आज अगर सोचेंगे भी ना 5 करोड़ अकाउंट में आ गए तो भी डर जाएंगे। वो 5 करोड़ हैंडल करने की क्षमता ही माइंड में नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन वो है सोच। सो हमेशा मैं कहता हूँ कि ठीक है, हमने एजुकेशन ले लिया है, सब कुछ कर लिया, वी आर रेडी टू वर्क हार्ड। व्हाट इज माय फाइनेंशियल फिटनेस, व्हाट इज माय रियल साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस। अल्टीमेटली ये सब कुछ अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल करने के लिए भी सोच अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल Strong उसके बिल्कुल। पहले सोच नहीं होनी है, चाहिए। स्ट्रॉन्ग सोच होना चाहिए। सिर्फ ओपीएम से थोड़ा एक सब पार्ट मैं निकालूंगा कि अदर पीपल्स मनी या बैंक से लोन, एक जो बहुत बार मैं देखता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का चलन बहुत ज़्यादा है, जो लोग इस्तेमाल भी करते। एक ज़माना था तो वॉलेट से पैसा निकालने में ज़रा तकलीफ भी होती थी, अरे 500 है, 400 जा रहे हैं, 300 जा रहे हैं, 50 ही बचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं खर्चे पे नियंत्रण होता था, हमारा कंट्रोल होता था। अभी जो क्रेडिट कार्ड का ज़माना है तो कार्ड ले लिया उधार, बैंक बेदेरी कार्ड और क्रेडिट पे आप इस्तेमाल करो, उसका ब्याज जाता है बहुत हैवी। तो ये जो होता है कि इजी मनी ऐसे आ रहा है, लेकिन रिटर्न करते समय अगर आप टाइम पर नहीं करते हो, उसका जो ब्याज होता है वो इंटरेस्ट, वो लोग इतने बारे में सोचते नहीं है। तो एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपके हिसाब से कितना जायज़ है और कब करना चाहिए? ओके, क्रेडिट कार्ड को देखने का द टू अगेन टू फैक्टर्स टू इट। अब क्रेडिट कार्ड होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड नाउ, राइट? आज you should have access to money at any given point in time. Every time you cannot go and withdraw cash or debit card. होता है कभी कभी आपके पास नहीं होते पैसे। See, it's a human factor, right? तो you need to have that credit card with you. अब उसका इस्तेमाल करना अगेन इट्स अ राइट साइकोलॉजी कि मैं उसका सही ढंग से इस्तेमाल करूँ कि ना करूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए एक बंदा है या फिर बंदी है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज कर दिया और इफेक्टिवली पेमेंट क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, देन इट्स गुड बिकॉज यू ऑलवेज हैव दैट बैक ऑफ द माइंड, राइट? या मेरे पास 3 लाख का क्रेडिट कार्ड है, यानी कभी भी हमें हमेशा आई एम सिक्योर्ड, राइट? इसके ये अपना कैश क्रेडिट जैसा है ना, सीसी का, राइट? वो सीसी के बारे में पूछ ला, मैं बाद में बता दूँ, बहुत डेंजरस चीज़ है वो, लेकिन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया और यूज़ करने के बाद उसका मैंने रीपेमेंट अच्छा नहीं किया, तो क्रेडिट कार्ड इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंपनी। इमीडिएटली वो आपको ईमेल डाल देती है कि सुधीर चिंता मत कर, तेरे पास पैसे नहीं है ना, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, आई विल शिफ्ट टू यू ऑन 5% रिवॉल्विंग क्रेडिट। बिल आता है ना तभी आ जाता है, देना कितना है? 1 लाख रुपए, नीचे आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू 5,000 रुपीज। अब आपने कंपनी का 1 लाख रुपए तो इस्तेमाल किया है, राइट? हम लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि 1 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास, मैं 5% देके अभी कोई बैंक वाला मेरे को फोन नहीं करेगा। साइकोलॉजिकल आई एम ओके, राइट? साइकोलॉजिकल आई एम परफेक्ट। लेकिन जो 95,000 रुपीज आपने रोल ओवर कर दिया ना, उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड विल चार्ज यू ऑन एन एवरेज 2.99% कंपाउंडिंग मंथली। ओहो, ओहो। वही डर इसका ऐसा मतलब है। क्या है कि 95,000 रुपीज का आपने क्रेडिट अवेल कर दिया। अब 3% के हिसाब से बात करते हैं, 95% के ऊपर 3%, यानी कितना हो गया? लगभग 3,000 रुपए। लगभग 3,000 रुपए 3,000 के आसपास, राइट? हम्म, 2,790 हम्म। वगैरह ऐसा कुछ आएगा पेज। वो जो अमाउंट है वो अमाउंट 95,000 में ऐड कर दिया जाएगा। अगले महीने में अगर वापस आपने 5% का ऐड कर दिया तो 95 + 3 98,000 के ऊपर
2.99% चार्ज किया जाएगा, ओहो तो वो बढ़ते ही जाएगा। बढ़ती जाए। बढ़ते ही जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज द डेट वेरी प्रॉपरली। इससे मुझे ध्यान में आ गया, डेट दो प्रकार के होते हैं, एक गुड डेट है, दूसरा बैड डेट है। गुड डेट क्या है? ओपीएम, मैंने दूसरों से पैसा ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे ले लिए, और वो पैसा इस्तेमाल करके मेरे जेब में पैसे आ गए, दैट्स अ गुड डेट। बैड डेट क्या है? मैंने अभी अभी आपने देखा होगा, राइट, शादी का सीजन में शादी हो गई, चिंता मत करो, हमारे पास से कर्जा ले लो, हनीमून घूम के आ हाँ। जाओ, और आराम ये से ये पैसे ये एकदम ये से। ये चॉइस आपको बाद में नहीं मिलेगा, राइट? दिस इज द टाइम you should enjoy, and then you take the 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, go to Europe, come back, and that वो पैसा जो है ना, हम liability के लिए खरीदते हैं। The problem is when you borrow that 3 lakh rupees or borrow 5 lakh rupees, और वो जो 5 lakh rupees जो किस्त है ना, वो पे करने के लिए जब आपको काम करना पड़े, and you have only 8 hours with you to earn the money, आपके पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है, then जो भी पैसा मेरे पास आता है, that start becoming come, because you don't have a choice, you give that to EMI, right? So in that particular case, that particular EMI becomes a burden on a person. अब करना कैसे चाहिए? जैसे आपको गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, और किस्त है 30,000 रुपए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अच्छी गाड़ी ले ली आपने 20 लाख रुपए। अगर आपके पास वो पैसे देने के लिए कहीं और से पैसिव इनकम आता है ना, और आपका जो काम चल रहा है वो चलने दो, देन दैट इज ओके फॉर यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, अच्छा। बिकॉज उसका प्रेशर नहीं आता, राइट? अगर आपने कोई एक प्रॉपर्टी ले ली और उस प्रॉपर्टी का जो किस्त है कहीं और से आपको जा रहा है ना, देन यू डोंट हैव अ प्रेशर। डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ डेट्स, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, फ्रेंड्स के साथ से लोन, इज अ डबल एज स्वॉर्ड, दुधारी तलवार है वो। अगर ठीक से इस्तेमाल कर दिया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम। सो डेट मैनेजमेंट का एक वो सोच है, that again goes to back to psychology of money and success, which is financial fitness. You need to understand the behavioral pattern of any financial instrument. वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे बिहेव करता है वो समझ, जिसको हम लोग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए पहले मुझमें ताकत होनी चाहिए कि यार मैं इसको इस तरह से देख लूं। लोग नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट पीपल आर स्ट्रगलिंग। इनकम से ज्यादा खर्चा है, बराबर। इट्स फैक्टर्स पूरा कंबाइन हो जाते हैं, एंड देन इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतना काम करने के बावजूद भी लोगों को पैसा बचता ही नहीं है। सर, जैसे हमने अभी क्रेडिट कार्ड की बात कही कि बैंक कार्ड देती है, आप इस्तेमाल करो, और आपने पैसा दे दिया तो बैंक लॉस, नहीं तो बैंक फायदे में। तो और एक बैंक एक सिस्टम बनाती है फॉर बिजनेसमैन, जैसे होता है कैश क्रेडिट, कि आप बैंक का पैसा इस्तेमाल करो इतना, और जैसे आपका हो जाए वापस रिपे कर देना। तो बहुत उसका इंटरेस्ट भी काफ़ी बैंक हैवी चार्ज करती है। जी। तो एज अ बिजनेसमैन वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? देखिए, एक्चुअली फायदेमंद है। जैसे मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बोला ना, फायदेमंद तो है, बिकॉज दैट इज अदर पीपल्स मनी, राइट? लेकिन हाउ यू यूज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक व्यक्ति है, उसका टर्नओवर 6 करोड़ रुपया है, राइट? मैं एक लाइव केस बता देता हूँ, छोड़िए। हमारे फाइनेंशियल फिटनेस में एक व्यक्ति जैसा बिजनेस है, उसका 6 करोड़ 7 करोड़ का टर्नओवर है, उसका ऑलरेडी सीसी 2 करोड़ रुपए का 2 करोड़ का। अच्छा। हाई एंड प्रोडक्ट लगते हैं उसको, तो लगता है, राइट? एक दिन मेरे पास वो आगे बोले कि सर, वो बैंक बोल रही है कि और 1 करोड़ का मैं सीसी आपको देता हूँ, अच्छा। आपका ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है, क्या करना है? सो आई आस्क्ड हिम सर्टेन क्वेश्चंस। मैं आपको वो क्वेश्चंस वापस पूछता हूँ। मैंने उसको पूछा कि आपका टर्नओवर क्या है? 6 करोड़। ओके, 6 करोड़ में क्या क्या होता है? मैंने रॉ मटेरियल होता है, ऑफिस वर्क होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है, राइट? अब आपका पेमेंट का साइकिल कैसा है? नहीं, रॉ कितना होता है? तो बोला कि ऑलमोस्ट 50% मेरा रॉ मटेरियल लगता है, बिकॉज कुछ इंपोर्टेड पार्ट्स है उसमें। तो फिर आपका पेमेंट का साइकिल कैसा है?
मैंने कि आज अगर मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग करके कंप्लीट कर दिया, मार्केट में डाल देना, 3 महीने के अंदर अंदर मुझे पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 6 करोड़ का टर्नओवर है तो इसका मतलब 50 लाख का मंथली टर्नओवर है, राइट। 2 करोड़ का सीसी है, 50 लाख रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको लगेंगे 25 लाख रुपए, 50% रॉ मटेरियल के हिसाब से। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऊपर से और एक 5 लाख रुपए रेगुलर खर्चे की बात करते हैं, 30 लाख रुपए। अगर 3 महीने का पेमेंट साइकिल हम लोग करते हैं तो 3 महीने के पेमेंट साइकिल में 90 लाख में वो सब कुछ कवर होना बहुत जरूरी है। तो बराबर। तीसरे महीने के बाद पैसे आने चाहिए ना, पैसे आने के बाद वो सीसी में जाने चाहिए। इनका भाई साहब का सीसी 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए के ऊपर से 14% का ब्याज, 14%। तो पहले उनको 28 लाख रुपए बैंक बैंक को को देना देना है, पड़ेगा। फिर उसके बाद उनकी आमदनी चलेगी, राइट। अब ये सीसी को देखने का अलग नजरिया है। अभी और 1 करोड़ ले लिया तो 14% और। तो बिजनेसमैन ने क्या देखना चाहिए कि अगर मेरा 30 लाख का हर महीने का रॉ मटेरियल और एक्सपेंसेस है, मेरे पेमेंट साइकिल 3 महीने की है, 3 महीने की पेमेंट साइकिल के बाद पैसा सीसी में जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए एक्सेस में यूज कर रहा हूँ और अगले पैसे के लिए वापस में और सीसी ले रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं मेरी लायबिलिटी बहुत क्रिएट कर रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरा मतलब यह है कि मार्केट में आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। अब मार्केट में आउटस्टैंडिंग ज्यादा है, उसका देखने का एक अलग नजरिया है। अगर मान लीजिए किसी एक वेंडर के पास या एक कस्टमर के पास 50 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, उसने 1 महीना लेट दिया। कितना महीना लेट दिया? 1 महीना लेट दिया। तो आपके हिसाब से तो मार्केट में से आउटस्टैंडिंग आया नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो वो उसने आपका 50 लाख रुपया इस्तेमाल किया 1% ब्याज के हिसाब से, बिल्कुल, राइट। तो वो पैसा आया नहीं, इसलिए इसको और पैसा लग रहा है। तो ही इज पेइंग मोर एंड मोर एंड इंटरेस्ट इज नॉट पेइंग द मनी। सो सीसी और कैश क्रेडिट बहुत सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक स्टोरी बताता हूँ सिंपल सी, कैसे बाहर निकलना है उससे। मैं स्टोरी हमेशा बताता हूँ। एक बंदा बिजनेसमैन बहुत फ्रस्ट्रेटेड बोला अब कुछ नहीं होगा जीवन में, अब मैं जाके सुसाइड कर लूंगा। और सुसाइड के नोट में जाते जाते उसको एक अच्छा गार्डन दिखता है। बोले वैसे भी मरने जा रहा हूँ तो गार्डन में बैठता हूँ। गार्डन में बैठने जाता है, 5 मिनट के बाद एक सूट बूट वाला आदमी आ जाता है, उसके बाजू में खड़ा रहता है, कहता है कि हे जेंटलमैन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्या बताओ तुमको, तुम क्या करने वाला है? तू चिंता मत कर, बता दो मुझे। बोला यार ऐसा ऐसा इतने लोन है, दुनिया भर की चीज़ें, धंधा नहीं हो रहा है। तो अपने जेब में से एक चेकबुक निकालता है और चेकबुक फाड़ता है। बोले 1 करोड़ का चेक है, तो चिंता मत कर, अगले साल मेरे को वापस दे दे। ये भी तो हक्का बक्का हो जाता है यार, 1 करोड़ का चेक मिल गया मुझे। वो सूट बूट वाला निकल जाता है। उसके बाद ये सोचता है यार मेरे पास 1 करोड़ का चेक है, आज मैं अगर इसको इस्तेमाल ना करूं तभी भी मेरे पास ये बैकअप में हमेशा है, कभी भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट। मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट टू कम आउट ऑफ द एंटायर सिचुएशन। उसके दिमाग में एक ही चीज होता है, अगर कुछ गलत हो गया तो बैकएंड में मेरे पास 1 करोड़ रुपए का चेक है, वो इनकैश करके मैं इमीडिएटली से बाहर निकल सकता हूं। एक सोच उसको, बिजनेस को वो अलग स्टाइल से देखने के लिए चालू करता है। ही इंप्रूव्स इट, ही डज एवरीथिंग। 1 साल में सब कुछ अच्छा हो जाता है। 1 साल के बाद बोलता नहीं यार उस बंदे को थैंक यू मिलना बहुत जरूरी है। वो जाता है एग्जैक्टली उस टाइम पे जाता है, बोलता है ना वो अगले साल इसी टाइम पे हम यहीं पे मिलेंगे, राइट। ऐसा कुछ। तो वो जैसे बैठता है वहां पे, सवेरे से लेकर शाम हो जाती है, वो आता ही नहीं है। अचानक से वो बंदा भागते भागते दिखता है उसको, और 2-3 वार्ड बॉय उसके पीछे आते हैं। जैसे पास में आता है उसको पकड़ के लेके जाते हैं उसको। अब ये बोलता है अरे यार तू पागल है क्या, ये बंदा इतना बड़ा है, तुम इसको पकड़ के लेके जा रहा है। एक वार्ड बॉय से घूम के बोलता है इसने भी तुमको 1 करोड़ का चेक दिया था। सीसी इज लाइक दिस, 1 करोड़ का चेक जब भी लगे तभी इस्तेमाल करो, वरना उसके झांसे में मत आओ। बिल्कुल। So that's it, credit card का story. 80% of the business people are trapped into this because उनको लगता है यार ये मेरा पैसा है। अब वो तुम्हारा पैसा नहीं, वो बैंक का पैसा है।
देना चाहिए, नहीं तो फिर उसके ऊपर ब्याज तो लगेगा। बैंक इज ऑलवेज देयर फॉर यू, चिंता हाँ। मत कर, तुम्हारा क्रेडिट बहुत अच्छा है। और सिर्फ वो ऐसे ही नहीं देते, उसके बदले में वो 2 करोड़ का माल सिक्योरिटी रहता है सिक्योरिटी उनके भी पास। रहती, बिल्कुल बिल्कुल। ये ये सब कॉमन मिस्टेक्स है। और ये कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्यों नहीं करते? 3 रीजन है। एक तो अपनी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते, और साइकोलॉजी और फाइनेंशियल एजुकेशन ठीक नहीं इसलिए अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की वजह से अपने जो निर्णय है ना, वो हम लोग सही नहीं ले पाते। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई सेड साइकोलॉजी ऑफ मनी, माइंडसेट, फाइनेंशियल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप भी आपने कैश क्रेडिट का तो बहुत अच्छा स्टोरी बताया, इट्स वेरी नाइस एंड इट्स अ सब रियलिटी, इट्स नॉट अ या स्टोरी। और नहीं वो पागल बंदे का जो स्टोरी अच्छा, था, बट वो समझने के लिए बहुत आसान हो गया आसान था, लोगों को। हाँ। सर हमने अभी इतनी सारी फाइनेंस के बारे में बात की, साइकोलॉजी की बात की, अभी आपने कैश क्रेडिट बहुत अच्छे से समझाया। मैं जानना चाहूँगी कि एक बिजनेस पर्सन के लिए, मेल हो या फीमेल हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इफेक्टिवली, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे। एकदम सही प्रश्न है। I'll tell you. I'll explain you again in 2 different aspects. हमको लगता है मैं बहुत कष्ट करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन इफ यू ऑब्जर्व द एंटायर गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट क्या कहता है कि घर बनाना मेरा काम है, रोड बनाना मेरा काम है, इंफ्रा बनाना मेरा काम है। अगर तुम बनाओगे ना तो मैं तुमको टैक्स रिबेट दे दूंगा। अगर गवर्नमेंट का काम हम करने लगेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारा टैक्सेशन हो जाता है, बिकॉज जितने सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर आप देखेंगे वो गवर्नमेंट का काम हल्का करते हैं, दैट्स व्हाई दे गेट अ लॉन्गर टर्म टैक्स रिबेट। अब सब लोग ये नहीं कर सकते, राइट? जितने भी सारे मीडियम स्किल एंटरप्रेन्योर्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 10 करोड़ 15 करोड़, ये सभी के लिए एक्चुअली लागू है, लेकिन उनको ये ज़्यादा मालूम नहीं होता। उनको ये ज़्यादा मालूम नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है कि एक व्यक्ति का बैलेंस शीट बन जाता है, उनका जो फाइनेंस टीम है बोलता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ रुपया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कब आता है? जब फाइनेंस डिपार्टमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको ये कहता है कि इसके बाद मेरे पास कोई भी एक्सपेंसेस दिखाने लायक नहीं है, इसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस दिखाने लायक नहीं है, तो इसके ऊपर हमको टैक्स टैक्स। पे करना ही पड़ेगा। लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी आई विल टेल यू, there is a clause called as 37(1) of income tax act. अब वो क्लॉज के अंदर आप, बिकॉज अगर मैं उल्टा बताता, अगर 1 करोड़ रुपया है तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपके टर्नओवर के हिसाब से 25% या 30% पैसा गवर्नमेंट को भर के फिर आप बाकी का पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन 75 लाख रुपये बचा तो फिर उसके बाद आप फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करो, आप प्रॉपर्टी में निवेश करो, आपके बिजनेस में निवेश करो, सब कुछ करो, राइट? एक क्लॉज 37(1) क्लॉज के हिसाब से अगर आपने वो पैसा इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिया टू सिक्योर एम्प्लॉइज, अगेन फॉर द गुड फेथ, राइट? राइट। टू मेक श्योर कि देयर इज एन एम्प्लॉइज बेनिफिट, टू मेक श्योर कि जो भी की पर्सन्स है, की पर्सन्स को वो सिक्योर करे। उस जो भी हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, दैट प्रीमियम इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंसेस। अच्छा। अब एक्सपेंसेस कर दिया, मान लीजिए 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए प्रीमियम कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इमीडिएटली 10 लाख रुपीस गो अवे फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपका वहां पे 30% 25% जो भी बचता है, तो इमीडिएटली आपने क्या किया, वो पैसे को आपने डिफर कर दिया। ओके। अब डिफर कर दिया आपने, 12 साल तक का प्रीमियम पर पे कर दिया, 15 साल का प्रीमियम पे कर दिया, जो भी है। कोई भी पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको इस्तेमाल कर सकती है। प्रोडक्ट चूज करना आपके ऊपर है। अब अगर आपने वो डिफर कर दिया, 12 साल के बाद देयर आर फिर अनदर एडिशनल क्लॉजेस कि आप ग्रेच्युटी करके दे सकते हो, आप पॉलिसी असाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि डिफर करने के बाद अगर कुछ पैसे कंपनी में आते हैं, देन कंपनी हैव टू पे द टैक्स। अगर कंपनी ने बोला कि नहीं नहीं यार, ये तो मेरा बंदा बहुत अच्छा था, तो मैं इसको, इसकी फैमिली को पैसे दे दूं, तो दैट इज क्रिएटेड एज एन टैक्स फ्री इनकम टू द फैमिली, बिकॉज वो 1010D में कंसिडर हो जाता है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशंस करके एक बिजनेसमैन टैक्स को लीगली, एथिकली, मॉरली डिफर करके वेल्थ क्रिएट कर सकता है।
अगेन ये सोचने वाली बात है कि करना कैसे, और उसके लिए आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थोड़ा तगड़ा होना होना बहुत बहुत जरूरी होता है। ज़रूरी है। हम्म, उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप और खुद का नहीं है तो किसी तगड़े बंदे के पास आप जाकर आपका नॉलेज ले सकते और हैं। सर के सेशन सुनने बहुत जरूरी है। वही मैं कह रहा यस, था कि हर एक के पास वो काबिलियत नहीं होती है। एग्जैक्टली। पेशेंट जब आते हैं तो उनके पास डॉक्टर का ज्ञान नहीं होता, वो हमारे पास आते हैं एज अ डॉक्टर्स। हम्म, तो जिनको फाइनेंशियल ज्ञान नहीं है ऑब्वियसली वो ऐसे ही बंदे की तलाश में होंगे। फाइनेंस लोगों के डॉक्टर। हाँ, लोगों को क्या लगता है कि फाइनेंशियल फिटनेस यानी कि ये म्यूचुअल फंड बेचेगा, हाँ, मुझे पता है, ये मुझे पता है। नहीं, हाँ। हाँ, ये स्टॉक मार्केट बेचेगा, ये लाइफ इंश्योरेंस, नहीं 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 यार, वो तो 5% भी नहीं है। I बिल्कुल। can tell you very confidently on this podcast कि वो 5% भी नहीं है। पहले हमको भी ऐसे ही लगा था जब हम आपको नहीं जानते थे, हाँ, जब आप कि सुना था कि सुधीर खोत सर फाइनेंशियल फिटनेस पे सेशंस लेते हैं। बिफोर अटेंडिंग द सेशन मुझे लगा क्या ये म्यूचुअल फंड्स पे बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स पे बात करेंगे, बट व्हेन आई लिसन टू द सेशन तब समझ में आया कि एग्जैक्टली ये क्या है और कितना अलग है जो हम सोचते हैं। यस, इनकी सोच से हमारी भी सोच बदल गई है आज। यस, सो आज बिकॉज मैं एक गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर जितने भी सारे आपके व्यूअर्स हैं ना, किसी भी स्केल के हो, कोई भी एज के हो, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो, अगर उन्होंने खुद का साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस इंप्रूव कर दिया, कहीं से भी कर लो, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, कहीं जाके ट्रेनिंग ले लो, राइट, आज जितना भी सारा वो पैसा कमा रहे हैं ना, उसके कई गुना वो पैसा कमा सकते हैं। सर आपने आज इतना अच्छा सेशन लिया है कि हमारा भी फाइनेंशियल फिटनेस थोड़ा सा अभी वो क्वेश्चन शायद बड़ा होगा। एज अ प्रोटोकॉल ऑफ आवर पॉडकास्ट आवर शो हम एक छोटा सा मिथ्स एंड फैक्ट्स का एक राउंड लेंगे, शैल वी? यस प्लीज। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी? ये बहुत बड़ा मिथ है, बिकॉज मैंने कई सारे लोग देखे हैं कि मियाँ बीवी मिलके 5-5 लाख रुपए आता है, लेकिन खर्चे पे नियंत्रण नहीं है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो जीरो है। ओके, निवेश करना रिस्की है इसलिए बचत से ही सबसे सुरक्षित है? बिल्कुल गलत, बिकॉज से बचत करने से पैसा आपके पास रहता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उस बचत का कोई फायदा नहीं है। निवेश करने के लिए बहुत पैसा होना चाहिए? गलत। यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप 1,000 रुपए से निवेश करना चालू कर सकते हैं। यू कैन बाय स्टॉक्स वर्थ 50 रुपीज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, लॉकडाउन में लोगों को कर्ज लेना हमेशा गलत होता है? गलत, बिकॉज कर्ज अगर नहीं लेंगे तो एक्सपैंड ही नहीं कर पाएंगे। ट्रीट डेट एज अ इनकम जनरेटिंग असेट. Debt is powerful if you utilize that in a systematic way. Debt can make you really, really, really rich. Rich. वाओ, रिटायरमेंट की प्लानिंग 40-45 के एज के बाद ही करनी चाहिए? Galat. The moment you start earning money, you should start planning for retirement. Retirement की 2 चीजें होती है. One is you create a corpus, which you can use for past 20 years, or start building passive income, multiple streams of passive income, ताकि आप काम करना बंद करें लेकिन वो asset आपको पैसा देते रहे. वाओ, It's a both sides. ग्रेट सर, Nice. बहुत सारी बातें हमने जानी सीखी। आखिरी 1-2-3 टिप्स अगर आप हमारे दर्शकों को दे दे कि ये करना ये नहीं करना इन शॉर्ट में, तो मैं समझता हूँ वो उनके बहुत लिए बहुत फायदेमंद होगा। फायदेमंद। So दर्शकों, आपको एक चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि it's not about how much money you make, it's always about how well you manage your earned money. अब कितने सारे लोगों को ये लगता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है होते तो मैं कहाँ से सेव करूँ, मंथ में पैसे बचते ही नहीं है। तो मुझे आपको एक प्रश्न पूछना है। रिसेंटली हम लॉकडाउन में से निकल गए, राइट? आप और हम बहुत खुशनसीब है, वी हैव क्रॉस दैट वेरी सक्सेसफुली। उस टाइम पे कई सारे लोगों के पास पैसे नहीं थे, धंधे बंद हो गए, सैलरी बंद हो गई, फिर भी हम लोग जी लिए ना।
क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमने ये खुद को डिसाइड कर लिया कि मेरा 10% इनकम कम है। ध्यान में रखना, जीवन में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये सबसे बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी आमदनी है, उस आमदनी में से हर महीने में आप डिसाइड करेंगे कि इतना परसेंटेज इज नॉट फॉर मी टू एक्सपेंस, इट्स फॉर फ्यूचर। कुछ भी हो जाए, आपका इनकम लेवल कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, इफ स्टार्ट पे योरसेल्फ फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट को ना, तो आपकी सोच भी तगड़ी होगी। बिकॉज कहते हैं ना कि यहाँ पे अगर पैसा है तो सोच भी तगड़ी हो जाती है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। और खुद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक वंडरफुल पॉडकास्ट हमें आपसे मिला है, एक बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं, कुछ धन्यवाद चीज़ें सर जी। हमने भी जानी कि दो जो हमेशा कहते हैं कि पैसा आपका गुलाम उसको बना के रखो, उसके आप गुलाम मत बनो, या पैसा को दोस्त बना के रखो। या और भी कहते हैं कि जब अगर आप पैसा बचाओगे तो आगे जाके पैसा आपको बचाने वाला है। ये सारी बातें हम आपसे आज जान चुके हैं यस, और पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक भी आज बहुत खुश होंगे। बहुत सारी फाइनेंशियल टिप्स, और सबसे बड़ी बात जो सर हमेशा कहते हैं कि सोच बदलो। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक आप अपना भला नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, पैसे की सोच को बदलो। पैसे की हाँ, सोच बदलो, पैसे ये भी की बात सोच ठीक है। बदलो। So thank you so much, sir, Thank you for very giving much. your valuable time. It was a wonderful podcast. Thank you so Thank you much. so Thank you much for the so much. opportunity. Thank you. Bye. सो ये था हमारा आज का एपिसोड अबाउट फाइनेंशियल फिटनेस विद सुधीर खोत सर। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरे पॉडकास्ट के लिए हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।